एक ऐसा गठबंधन जिसकी कभी असल में बुनियाद ही नहीं बनी, उसका अंत क्या होना था ये पहले से तय था। उसका बिखरना स्वाभाविक था और अब वही प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह गठबंधन है तथाकथित इंडिया अलायंस, जिसे जुलाई 2022 में बड़े उत्साह के साथ लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना। विपक्षी राजनीति में एक पुराना सिद्धांत बार बार दोहराया जाता रहा है, अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाएं तो सत्तारूढ़ पार्टी को हराया जा सकता है। इसके पीछे एक गणित लगाया जाता है कि जो वोट सत्ताधारी दल को नहीं मिलते, अगर वे सभी एक जगह जुड़ जाएं तो सत्ता परिवर्तन संभव है। लेकिन भारतीय राजनीति का इतिहास बताता है कि यह सिर्फ अंक गणित है। हकीकत में ऐसा शायद ही कभी हुआ हो। इसका पहला बड़ा प्रयोग 1971 में देखने को मिला, जब सभी गैर कांग्रेसी दल एक साथ आ गए थे। उस समय गैर कांग्रेसवाद की राजनीति चरम पर थी। तर्क यह था कि कांग्रेस को कभी 50% से ज्यादा वोट नहीं मिले, इसलिए बाकी वोटों को जोड़कर उसे हराया जा सकता है। सेफोलॉजिस्ट ने इंडेक्स ऑफ अपोजिशन यूनिटी जैसा शब्द भी दिया, लेकिन परिणाम इसके उलट आया। कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। यहीं से यह समझ आई कि केवल वोट जोड़ने से सत्ता नहीं बदलती, इसके लिए केमिस्ट्री जरूरी होती है। सिर्फ पार्टियों के बीच नहीं, बल्कि जनता और नेतृत्व के बीच भरोसे की केमिस्ट्री। 1977 में यही केमिस्ट्री बनी। इमरजेंसी के खिलाफ माहौल था, जनता में गुस्सा था और विपक्षी नेताओं पर भरोसा था। लगभग सभी कांग्रेस विरोधी दल एक मंच पर आए और जनता पार्टी बनी। बिना किसी प्रधानमंत्री चेहरे के भी जनता ने उन्हें स्पष्ट बहुमत दिया और सरकार बनी। हालांकि विचारधारात्मक मतभेदों के कारण यह सरकार ज्यादा समय नहीं चल सकी और 1980 में कांग्रेस फिर लौट आई। 1989 में एक और प्रयास हुआ, जनता दल का गठन हुआ और इस बार भाजपा और वाम दलों ने बाहर से समर्थन दिया। वो फोर्स जैसे मुद्दों पर जनता का भरोसा कांग्रेस से हट चुका था। विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व को स्वीकार किया गया और सरकार बन गई। फिर 1998 में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया, जब भाजपा ने अपने कुछ मुख्य मुद्दों को किनारे रखकर गठबंधन की राजनीति अपनाई और एनडीए का गठन हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। हालांकि 1999 में वह एक वोट से गिर गई, लेकिन दोबारा चुनाव में एनडीए फिर सत्ता में आया। 2004 में तस्वीरें बदली। कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन यह चुनाव पूर्व गठबंधन की वजह से नहीं, बल्कि चुनाव बाद बने गठबंधन के कारण संभव हुआ। भाजपा और कांग्रेस के बीच सीटों का अंतर बहुत कम था, लेकिन कांग्रेस को ज्यादा सहयोगी मिल गए। 2009 में इसी गठबंधन की निरंतरता रही, लेकिन 2014 में जनता ने गठबंधन राजनीति से हटकर एक पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का निर्णय लिया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिला और 2019 में यह और बढ़ गया। 2024 में भले ही बहुमत थोड़ा कम हुआ हो, लेकिन सत्ता पर पकड़ बनी रही। अब अगर 2022 में बने इंडी गठबंधन को देखें तो यह अपने मूल लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाया। यह 1977, 1989 या 1998 जैसी एकजुटता नहीं बना सका। भाजपा की सीटें कम जरूर हुई, लेकिन इसके पीछे अन्य कारण थे, ताकि इस गठबंधन की ताकत। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान जैसे राज्यों में इसका कोई निर्णायक असर नहीं दिखा। जहां जहां क्षेत्रीय दल पहले से मजबूत थे, वहां उन्हें कुछ फायदा जरूर मिला, लेकिन यह गठबंधन सत्ता के करीब भी नहीं पहुंच पाया। इस गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी संरचना रही। इतने सालों में यह अपना नेता तय नहीं कर पाया, कन्वीनर तक नियुक्त नहीं हुआ, कोई साझा कार्यालय या विजन डॉक्यूमेंट तक तैयार नहीं हुआ। चुनावों में भी यह एकजुट नजर नहीं आया, कहीं साथ कहीं विरोध में। केरल में कांग्रेस और लेफ्ट आमने सामने थे, जबकि दोनों इस गठबंधन का हिस्सा थे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अलग लड़ रही थी। कई राज्यों में सहयोगी दल एक ही दूसरे के खिलाफ थे। लोकसभा चुनाव के बाद जैसे जैसे भाजपा राज्यों में मजबूत होती गई, इस गठबंधन के नेताओं का मनोबल गिरता गया। यह गठबंधन संगठन के स्तर पर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। कांग्रेस, जो इसका प्रमुख चेहरा थी, उसकी रणनीति यह मानी गई कि वह राहुल गांधी को पूरे विपक्ष का नेता बनाना चाहती थी, लेकिन शुरुआत से ही इसका विरोध हुआ। ममता बनर्जी, एनसीपी और यहाँ तक कि उस समय सहयोगी रहे नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन नहीं किया। यही कारण रहा कि यह गठबंधन कभी जमीन पर एक इकाई के रूप में खड़ा नहीं हो पाया, न लोकसभा चुनाव में, न बाद के विधानसभा चुनावों में। अब जो राजनीतिक माहौल बन रहा है और जिस तरह भाजपा लगातार राज्यों में जीत दर्ज कर रही है, उससे यह साफ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव के बाद यह गठबंधन पूरी तरह टूट सकता है।
दिलचस्प बात यह है कि यह ऐसा गठबंधन रहा जिसकी कोई ठोस संरचना ही नहीं थी, फिर भी 4 साल तक इसके अस्तित्व का भ्रम बना रहा। असल में कांग्रेस का पुराना यूपीए ही चलता रहा, नई पार्टियां वास्तविक रूप से कभी एकजुट नहीं हुई। आने वाले चुनावों के नतीजों के बाद सबसे ज्यादा दबाव कांग्रेस और उसके नेतृत्व पर दिख सकता है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार यह दावा कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास कम हो गया है, लेकिन चुनाव परिणाम तय करेंगे कि असल में किसका मनोबल गिरा है। हाल के दिनों में पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी के भाषणों में ममता बनर्जी पर सीधे हमले देखने को मिले हैं, जो राजनीतिक रणनीति से ज्यादा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया लगते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कांग्रेस को यह विश्वास हो गया है कि वहां सत्ता परिवर्तन हो सकता है और इसी आधार पर उसकी भाषा बदली है। इन सभी घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि इस गठबंधन के भीतर आपसी भरोसे की कितनी कमी रही है। अब नजरें 4 मई पर टिकी है। उसी दिन के बाद यह साफ हो जाएगा कि इस गठबंधन का भविष्य क्या है। संकेत अभी से मिल रहे हैं कि इसके विघटन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। संभव है कि 2014 के बाद जो राजनीतिक बदलाव आया था, उससे भी बड़ा बदलाव आने वाले समय में देखने को मिले। फिलहाल इतना ही। अगले विश्लेषण में फिर किसी नए मुद्दे के साथ चर्चा होगी।